कहते हैं कि बढ़ती उम्र महज एक नंबर है। दिल में अगर हौसला हो तो किसी भी उम्र में बड़े से बड़ा कारनामा भी आसानी से किया जा सकता है। इस बात को अकोला के डॉक्टर सोनवने दंपति ने सही साबित कर दिखाया है। अपने जीवन के छठे दशक में डॉक्टर सोनवने दंपति ने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट के बेस कैंप तक की चढ़ाई सफलतापूर्वक पार की। खास बात तो ये है कि इस सफर में उनके परिवार एक और सदस्य भी साथी थी और उनकी उम्र भी 60 के करीब है। दिल में हौसला होना बहुत जरूरी है। हौसले के दम पर तो बड़ी से बड़ी चुनौती को ही आसानी से हराया जा सकता है। इस बात को कईयों ने साबित कर दिखाया है। अब इसी लिस्ट में अकोला के डॉक्टर राजेंद्र सोनवने और उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि सोनवने के साथ ही उनके रिश्तेदार सुलेखा सोनवने का नाम जुड़ गया है। उम्र के 50 से 55 के पार होने के बाद जहाँ लोग खुद को थका हुआ और दवा के करीब पाने लगते हैं, उस उम्र में इन सब ने अपने जुनून और हौसले के बल पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की हिम्मत की। केवल हिम्मत ही नहीं की, बल्कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक की चढ़ाई भी पूरी की। सोनवने परिवार ने इस अभियान की शुरुआत 26 अप्रैल को नेपाल के हिमालय के सुदूरवर्ती गांव लुकला से शुरू की थी। उसके बाद फागडिंग, नामचे बाजार, तोंगबोचे, देबोचे, फेरीचे, दिंगबोचे, लोबूचे, गोरखशीप और काला पत्थर की कठिन चढ़ाई चढ़कर 3 महीने के एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचे। एवरेस्ट बेस कैंप समुद्र तल से 5364 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ साल भर बर्फ पड़ती रहती है, जबकि तापमान भी माइनस में होता है। इसके बावजूद ये सब अन्य पर्वतारोहियों की तरह ही लगातार आगे बढ़ते रहे। वैसे इतनी ऊंचाई में ऑक्सीजन कम होने से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इन सब विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सोनवने परिवार ने लगातार बारिश और बर्फबारी में 8 दिनों में अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। आणि मी सध्याच EBC एव्हरेस्ट बेस कॅम्प हा करून आली। हा करायचं प्रोत्साहन मला माझ्या काकांमुळे डॉक्टर रमेश कदम यांनी वयाच्या 70व्या वर्षी केल्यामुळे मला खूपच प्रोत्साहन मिळालं व मीही ठरवलं की आपणही आयुष्यात कधीतरी EBC करावंच आणि ते करण्याकरता खूप प्रॅक्टिस करावी लागली। सगळ्या प्रकारचे व्यायाम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, चढ उतार करणे, हेवी बॅग घेऊन चालणे, हे सगळं करावं लागलं। हा प्रवास तसा खूप खडतड होता पण खूप आनंददायी होता। 8 दिवसांच्या ह्या प्रवासात प्रत्येक दिवस चॅलेंजिंग होता। आजच्यापेक्षा उद्याचा दिवस कठीण निघणार आहे, उद्याच्यापेक्षा परवाचा, आणि शेवटचा दिवस तर अतिशयच कठीण होता। त्या तिथे खूप टेम्परेचर ॲडव्हर्स होतं, म्हणजे -20 डिग्रीपर्यंत टेम्परेचर होतं, ज्याची की आपल्याला अजिबातच सवय नसते। त्याच्यामुळे आपण दिवसाच्या शेवटी चालताना तर आपल्याला चांगलं वाटायचं, पण दिवसाच्या शेवटी अतिशय थंडी वाजायची, त्या थंडीची आपल्याला सवय नसायची। डॉक्टर राजेंद्र सोनवने माझे मिस्टर यांनी आम्हाला खूप सपोर्ट केला व खूप प्रोत्साहन दिलं आणि त्यामुळे आपल्याला औषधांची फारशी गरज पडत नाही। हाच माझा तुम्हाला सल्ला राहील, मी केला, तुम्हीही ते सहज करू शकता। नुकताच आम्ही एव्हरेस्ट बेस कॅम्पला जाऊन आलो। जीवनातला एक काय म्हणतात त्याला आठवणी येईल राहील असा हा प्रवास 8 दिवसांचा मी थोडक्यात तुम्हाला सांगणार। मित्रांनो, एव्हरेस्ट बेस कॅम्प म्हणजे अतिशय खडतर, बिलकुल ग्रुएलिंग ज्याला म्हणतो आपण, असा प्रवास आहे, जिथे आपण समुद्रसपाटीपासून जवळपास 5000 मीटरपर्यंत चढत जाणार आणि ते चढताना होणारा जो त्रास आहे तो आपल्याला आपल्या भागात अनुभवता येत नाही। तिथं टेम्परेचर खूप कमी असतं, उणे 20 डिग्रीपर्यंत टेम्परेचर राहतं आणि अशा त्या खडतर प्रवासामध्ये दरमजल करत एका ठिकाणाहून पुढे जात आणि दर दिवशी डिफिकल्टी लेवल जी आहे ती भरपूर वाढत जाणार आणि मग त्यातून जे काही स्वप्नाची पूर्तता होते ती अप्रतिम असते। आपण सर्वांनी आम्हाला नेहमीच सहकार्य केलेलं आहे, प्रेमाचा आशीर्वाद दिलेला आहे, शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद। पिछले मानसून में भारी बारिश के कारण अकोला जिले के महान बांध 100% भर गया था। रबी सीजन खत्म होने के बाद मार्च के अंत तक बांध से पानी छोड़ना बंद कर दिया गया था। अब बांध में उपलब्ध पानी केवल अकोला शहर के लिए आरक्षित है। वर्तमान में महान बांध में पिछले वर्ष की तुलना में 5.50% कम पानी है।
पूरे अकोला शहर, मुर्तिजापुर, बोरगांव मंजू MIDC और नदी के किनारे बसे खम्बोरा के साथ साथ उनाई बांध पर बसे 64 गांव अपने साल भर की प्यास बुझाने के लिए महान बांध पर निर्भर है। पिछले साल मानसून के दौरान बहुत अच्छी बारिश होने के कारण महान बांध का जल संग्रहण 100% था। बांध का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण बांध का गेट खोलकर अतिरिक्त पानी को नदी में छोड़ा जा रहा था। इस बार नदी के किनारे लाइसेंस प्राप्त किसानों को रबी सीजन के लिए भी पानी छोड़ा गया था। रबी सीजन समाप्त होने के बाद मार्च के अंत में बांध से पानी छोड़ना बंद कर दिया जाता है और बांध में उपलब्ध पानी का भंडारण केवल अकोला शहर के लिए आरक्षित होता है। जैसे ही जलस्तर गिरता है, दूसरा वाल्व पानी के लिए खोलने वाला होता है। अकोला शहर में पानी की आपूर्ति के लिए महान बांध में 5 वाल्व लगाए गए हैं। उनके ऊपर पहला वाल्व पहले से ही पानी के लिए खुला है। गर्मी के मौसम में बेमौसम बारिश का कहर बरपाना जारी है। बुल्ढाना जिले में आंधी तूफान और बारिश के चलते मकान गिरने और फसल बर्बादी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2 महीनों में प्राकृतिक आपदा से जिले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 58 जानवरों की भी मौत हो चुकी है। बेमौसम बारिश से जिले में किसानों की रबी फसलों और फलों के बागों को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही बड़े पैमाने पर हाथाहाथ हुई है। बुल्ढाना जिले सहित पूरे राज्य में पिछले 1.5 महीने से बिजली गिरने और तूफानी हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हो रही है। मार्च से अप्रैल 2 महीने में जिले में प्राकृतिक आपदा से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 58 विभिन्न पशुओं की भी मौत हुई है। नुकसानग्रस्त किसानों के परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मार्च 2023 ते 30 एप्रिल 2023 पर्यंत निसर्गाने अवकाळी पावसामुळे 4 व्यक्तींचा मृत्यू झालेला असून त्यामध्ये 2 व्यक्ती वीज पडून, एकाच्या अंगावर भीत पडून व एक व्यक्ती झाडाखाली बसला असता त्याच्यावर झाड पडून मृत्यू झालेला आहे। त्यांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाख रुपये मदत देण्यात आलेली आहे। तसेच या नैसर्गिक आपत्ती संकटामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील बरेच जनावरे दगावले असून त्यामध्ये मोठी दुधाळ 17 जनावरे, लहान 29 जनावरे, तसेच ओढकाम करणारी 11 व लहान ओढकाम करणारी 1। एनसीपी के भीतर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम से प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई थी। हालांकि अब शरद पवार ने अपना फैसला वापस लेकर सबको फिर से चौंका दिया। शरद पवार के इस फैसले का अकोला जिले में जोरदार स्वागत किया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कुछ दिनों पहले पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उनके समर्थकों से उन्हें पद पर बने रहने की मांग को लेकर भावनात्मक आंदोलन शुरू कर दिया गया था। पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए शरद पवार ने अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार किया और अंत में घोषणा की कि वे अध्यक्ष बने रहेंगे। उनके इस फैसले का अकोला में एनसीपी यूथ कांग्रेस ने शहर के गांधी चौक पर पटाखे फोड़कर और ढोल पीट कर स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। शरद पवार साहब के वापस अध्यक्ष बनने के खुशी में आज हमने अकोला में दिवाली जैसा मौसम बना के एकदम जल्लोष से पेड़े बांटकर, खुशी बनाकर, पटाखे फोड़कर आज हमने खुशी मनाई है। और हमें उनके वापस अध्यक्ष बनने के साथ में हमें ऐसी जागरूकता और एक ऐसा उमंग भर चुका है हमारे मन में कि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बहुत अच्छा कर लिया है हमने, और उनके वापस बनने से हमारे में एक नवा उत्साह बन चुका है। वापस अध्यक्ष बनने की खुशी में एक नवा उत्साह आया है हमारे मन में, सभी के मन में, और जोर से दुगनी ताकत से काम करने की इच्छा हमारे मन में है और हम ये करके दिखाएंगे। 16 विधायकों की अपात्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर यह चर्चा जोरों पर है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे। इन्हीं चर्चाओं के बीच बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई भी जादू करना पड़े, हम वो जादू करेंगे और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कायम रखेंगे। ऐसा दावा विधायक संजय गायकवाड़ ने किया है। मला एक सांगा, आमच्या शिवसेना भाजपकडे संख्याबळ किती आहे? 167 आमदार, 16 गेल्यावर किती राहतात? सांगा ना किती राहतात? आम्हाला पाहिजे किती? 145। एक यांचा उदाहरण सांगतो मी। पहिली गोष्ट तर असा काही निर्णय येईल असं वाटत नाही, कारण हे अधिकार हे सगळे विधानमंडळाचे आहेत, त्याच्यामुळे कोर्टाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही। आणि तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे किंवा तुम्हाला असं वाटतं की वाईट दुर्दैवाने काय वाईट झालं तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच राहतील। मुख्यमंत्री पद गेलं तरी राज्यसभेचा आमदार, विधान परिषदेचा आमदार मुख्यमंत्री होऊ शकतो, किंवा पुढचे 6 महिन्यापर्यंत
तो त्या पदावर कायम राहू शकतो, मंत्री पण आणि ते पण, बरोबर आहे. त्याच्यामुळं पद त्याचा विषय नाही आहे. 6 महिन्यापर्यंत त्यांना कुठल्या तरी सभागृहाचं सदस्य व्हावं लागतं. ती जादू करू आम्ही काय करायची. हर साल बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी रात में जंगल में मचान पर बैठकर प्रकृति का अनुभव करते हुए वन्य जीवों की गिनती की जाती है, जिसके अनुसार 5 मई की रात बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में ज्ञान गंगा अभयारण्य में पर्यटकों ने तेंदुआ, भालू और अन्य पशु पक्षियों का निरीक्षण किया. बुल्ढाना जिले में ज्ञान गंगा अभयारण्य 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है. इस साल बदलते मौसम के कारण पर्यटकों को प्रकृति का अनुभव करने और जानवरों की गिनती करने के लिए केवल 10 मचान ही ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध थे. बुल्ढाना जिले सहित अन्य जिलों के पर्यटकों ने मचान की ऑनलाइन बुकिंग कराई थी. इस दौरान बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर्यटकों ने तेंदुआ, भालू, नीलगाय, मोर, हिरण सहित अन्य वन्य प्राणियों का दीदार किया. प्राणी गणनेचा माझा इथला अनुभव फार छान होता. आम्ही अभयारण्यात शिरल्याच आम्हाला आधी घोरपड आणि नंतर मोठं अस्वल दिसलं आणि मोठं होतं ते, छान होतं. त्याच्यानंतर पुढे आम्ही मचाणावर जेव्हा सोडलं तेव्हा रात्री जवळजवळ 10:30 ते 12:30 पर्यंत 2 तास एक दुसरं अस्वल आमच्या मचाणापाशी फिरत होतं, काय खात होतं. आणि पाणवठ्यावर मोर, डुक्कर, वाईल्ड बोर्स अशा प्राणी दिसले, नीलगाय दिसली. आणि माझा एकंदर अनुभव इथला फार छान होता. आणि इथले कर्मचारी आणि स्टाफ, रेंजर स्टाफ खूप कोऑपरेटिव्ह होता, खूप मदत केली, सगळी माहिती दिली. आणि माझ्या बरोबर जे मचाणावर होते वनमजूर, ते पण त्यांचे पण खूप चांगलं सहकार्य झालं आणि एकंदर अनुभव खूप छान होता. आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यात ज्ञानगंगा अभयारण्य इथं आपण बुकिंग केल्यानंतर जवळजवळ दुपारी 3 वाजल्यापासून इथले आपले रेंजर्स आहेत, यांनी आम्हाला मचानवर नेलं. नेत्याबरोबरच आम्हाला तिथं अस्वल दिसलं. अस्वल दिसल्यानंतर आम्हाला रेंजर्सनी पूर्ण सांगितलं की बा इथं थांबून काय करावं लागते, काय नाही करायचं, इथं काय काय दिसेल त्याची नोंद घ्या, असं आम्हाला सांगितलं. तसं सांगितल्याप्रमाणे आम्हाला इथं आणखी रानडुक्कर, वनगाय असे बरेचसे प्राणी दिसले, मोर आणि अस्वल इथं आजूबाजूला फिरत होते, पण आम्हाला कधी ते दिसत होते, कधी दिसत नव्हते. मी दुपारी काल जवळपास 4 वाजता मचानजवळ पोहोचलो. वाईल्ड ॲनिमल पाहायसाठी आलो होतो, दिसलं नाही, पण रात्रीचा अनुभव खूप चांगला होता. रेंजर स्टाफ खूप कोऑपरेटिव्ह होते, जेवण वगैरे चांगलं दिलं. रात्री जंगलात झोपून खूप चांगलं वाटलं. अकोला जिले के महसपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की महाशिवपुराण कथा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अकोला और कापशी के बीच के रूट के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है. जिला प्रशासन ने 5 दिनों तक अकोला कापशी मार्ग को बंद रखने का निर्णय लिया है. 5 मई 12 बजे से 11 मई रात 12 बजे तक वाशिम बाईपास से पातुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद कर वैकल्पिक मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है. वाहन चालकों से अकोला से बालापुर, वाड़ेगांव, पातुर और पातुर से वाड़ेगांव, बालापुर, अकोला के वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आह्वान किया गया. रविवार 7 मई को आयोजित नीट परीक्षा के लिए छात्र, एम्बुलेंस और चिकित्सा कार्य के लिए आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही इस मार्ग पर शुरू रहेगी. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खामगांव के शंकर नगर क्षेत्र में प्रवज्जा बुद्ध विहार समिति, समता क्रीड़ा मंडल व रमा माता महिला मंडल की ओर से भव्य कैंडल मार्च निकाला गया. कैंडल मार्च की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन करके की गई. इस मार्च में पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा शामिल हुए और भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. कैंडल मार्च शहर के मुख्य मार्ग से होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष संपन्न हुआ. कैंडल मार्च का समापन स्वर्ण गाथा के साथ हुआ. इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक और लोग शामिल हुए.
अकोला जिले में तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान बुद्ध और उनका शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अकोला शहर के अशोक वाटिका में भगवान तथागत के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। तथागत बुद्ध के जन्मोत्सव के अवसर पर अकोला शहर के बुद्ध विहारों एवं जिले के ग्रामीण इलाके में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान त्रिशरण पंचशील के सूत्र बुद्ध वंदना और आशीर्वाद गाथा का पाठ किया गया। इसमें सभी के मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना की गई। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अकोला के वाड़े गांव में सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए बुद्ध विहार परिसर में ये रैली समाप्त हुई। वाड़े गांव के सैकड़ों बौद्ध अनुयायी हाथों में मोमबत्तियां लेकर इस रैली में शामिल हुए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वाड़ेगांव के सिद्धार्थ नगर से भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के लोग मौजूद रहे। रैली में सिद्धार्थ नगर, पंचशील नगर, जय भीम नगर, अशोक नगर, भीमनगर के बौद्ध समाज बंधु शामिल हुए। इस मौके पर सबसे पहले हाथ में मोमबत्ती लेकर बुद्ध वंदना के रूप में पूरे गाँव से रैली निकाली गई। इस दौरान गौतम बुद्ध प्रतिमा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। खास बात तो यह है कि इस दौरान गाँव के सभी वर्ग और समाज के लोग शामिल हुए। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।